हेलो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। ठीक है, पिछला वीडियो में हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि हम 28 राज्यों एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में संक्षेप में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं। और जब ये हो जाएगा, जब पूरे 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों का संक्षेप में अध्ययन पूरा हो जाएगा, उसके बाद भूगोल का जो प्रथम पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत स्थिति एवं विस्तार, प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पंजाब। ठीक है, अगला राज्य है पंजाब, उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य पंजाब। तो पंजाब के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य कि पंजाब इस शब्द की उत्पत्ति 5 आब यानी 5 नदियों से हुई है। ठीक है, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 नदियां? जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जिन्हें पंचनद कहा जाता है। ठीक है, क्रम से झेलम, ठीक, झेलम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, फिर चिनाब, चिनाब के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, अब ब्यास के बाद सतलज। ठीक है, तो ये 5 नदियां जो हैं वो पंजाब में बहते हैं। वैसे भारत के पंजाब में 3 नदियां ही बहती हैं। इन 5 में से 3 नदियां, रावी नदी, ब्यास नदी एवं सतलज नदी, ये तीनों नदियां भारत के पंजाब में बहते हैं। तो यहाँ भारत के पंजाब कहने का मतलब क्या है? कहीं और भी पंजाब है क्या? हाँ, पाकिस्तान में भी पंजाब का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, जब आज़ादी के पहले पंजाब एक विशाल प्रांत था उस समय, ठीक है, बहुत बड़ा प्रांत था। तो उस संपूर्ण पंजाब में 5 नदियाँ, ठीक है, बहा करती थी, जिसमें से 3 नदियाँ अभी वर्तमान भारत के पंजाब में है। क्योंकि विभाजन के बाद पंजाब का एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो जो भारत का पंजाब है इसमें 3 नदियाँ बहती हैं, रावी, ठीक है, उसके बाद ब्यास और सतलज नदी। ठीक है, तो दोनों पंजाब को मिला करके 5 नदियाँ बहती हैं। ठीक है, इसलिए इसे पंजाब कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत के पंजाब में ये 3 नदियाँ, रावी, ब्यास एवं सतलज, इसके बारे में आगे और भी विस्तार से देखेंगे। पहले हम पंजाब के बारे में अन्य सामान्य परिचय देख लेते हैं। ठीक है, पंजाब का कुल क्षेत्रफल जो है वो 50,362 वर्ग किलोमीटर है। 50,362 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2,77,43,338 2011 के जनगणना के अनुसार, एज पर 2011 सेंसस 2,77,43,338 ये टोटल पॉपुलेशन है पंजाब का। पंजाब का गठन कब हुआ है? जैसे कि मैं पहले बताया, पंजाब एक ब्रिटिश कालीन प्रांत रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पंजाब को पुनर्गठित करके वर्तमान पंजाब जो है इसका गठन नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को हुआ है, क्योंकि उसी दिन हरियाणा की स्थापना भी हुई थी पंजाब को अलग करके। ठीक है, तो पंजाब को पुनर्गठित करके वर्तमान पंजाब का जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्थापना नवंबर 1, 1966 को हुआ है। पंजाब में बोले जाने वाली, उपयोग किए जाने वाली मुख्य भाषाएं पंजाबी, हिंदी है। ठीक है, तो ये पंजाब के संबंध में सामान्य परिचय। अन्य पंजाब के बारे में अन्य तथ्यों के बारे में देखेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। वैसे चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो स्वयं की भी राजधानी है। ठीक है, तो 3 इकाइयों की राजधानी है, 2 राज्यों का और 1 स्वयं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, अब पंजाब के संबंध में कुछ और तथ्य। पंजाब के कुछ मुख्य नगर जो हैं, लुधियाना, लुधियाना एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, होजियारी उद्योग, ठीक है, होजियारी कपड़े जो होते हैं उनका उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। इसके अलावा कृषि मशीनरी इत्यादि का भी वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। जालंधर, जालंधर मुख्य रूप से स्पोर्ट्स मटेरियल के सामान बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा अमृतसर, अमृतसर पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर है, एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगर है। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल के लिए विख्यात है अमृतसर। तो अमृतसर जो है पंजाब का एक महत्वपूर्ण नगर। उसके अलावा अमृतसर से आगे अटारी, पाकिस्तान रोड की तरफ पंजाब से, ठीक है, अटारी, अटारी से आगे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, जिसे वाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। वाघा बॉर्डर अटारी में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। इसके अलावा कुछ और शहर हैं जैसे पटियाला है। ठीक है, ये पंजाब के कुछ और महत्वपूर्ण नगर हैं। ठीक है, पंजाब में कृषि का विकास बहुत अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहने वाली ये जो तीनों नदियाँ हैं, रावी, ब्यास एवं सतलज नदी, ठीक है, इसमें बहुत सारे कैनाल्स इत्यादि बनाया गया है,
जैसे सतलज नदी में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, जो भारत की सबसे ऊंची बांध है और विशाल बांध है। ठीक है, इसका जल भराव क्षमता जो है वो बहुत ही अधिक है इस बांध का। तो भाखड़ा नांगल बांध एवं अन्य कई सिंचाई परियोजनाओं के कारण एवं नलकूप इत्यादि का विकास पर्याप्त होने के कारण पंजाब में सिंचाई बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ सिंचाई का जो आंकड़ा है 189%, जो सिंचाई है 189%, कहने का मतलब यह है 100% खेत मान लेते हैं तो 100% खेत में 189%, यानी मान लीजिए प्रत्येक खेत में एक साल में एक से अधिक फसल लिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक खेत में मतलब कम से कम 2 फसल तो लिया ही जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 189% कृषि का सिंचाई का विकास हुआ है पंजाब में, इसलिए यहाँ पर कृषि का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। खास करके यहाँ पर अनाजों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, चावल का, गेहूँ का, मक्का, ठीक है, इनका उत्पादन बहुत ही अधिक होता है, सरसों इत्यादि का भी उत्पादन अधिक होता है। तो अनाज का उत्पादन अधिक होने के कारण पंजाब को फूड बास्केट ऑफ इंडिया यानी भारत का खाद्यान्न की टोकरी कहा जाता है पंजाब को, क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कपास का उत्पादन भी अधिक होता है। ठीक है, तो कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण एवं अन्य खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादन अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों का विकास भी पर्याप्त हुआ है। ठीक है, तो ये पंजाब के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर एक रोड देख सकते हैं मानचित्र में। ठीक है, अमृतसर से लेकर के दिल्ली तक एक रोड, यह नेशनल हाईवे नंबर 1 है, नेशनल हाईवे नंबर 1, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका ऐतिहासिकता आप लोग सुने भी होंगे। जीटी रोड का स्थापना या निर्माण जो किया गया है, वो करवाया गया है, वो शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, शेर शाह सूरी, इनके द्वारा जीटी रोड का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ये जीटी रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक। ठीक, पंजाब के संबंध में और कुछ तथ्य देखते हैं आगे। ब्यास नदी और सतलज नदी का जो संगम है, यहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, हरिके बैराज। ठीक है, बैराज क्या होता है, नदी होती है, उस नदी में स्टॉप डैम बनाया जाता है और स्टॉप डैम के बगल से इस तरह से डाइवर्सन करके कैनाल निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सतलज और ब्यास का संगम हरिके नामक स्थान पर एक बैराज बनाया गया है और उस बैराज से यहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। इंदिरा गांधी नहर जो पंजाब से आगे राजस्थान में राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल के क्षेत्र में, ठीक है, एक विशाल एवं बहुत ही लंबा कैनाल का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़े कैनाल में से एक है। इसका कमांड क्षेत्र, इसका कैचमेंट एरिया, यानी कितने एरिया में सिंचाई होता है, उसे उस कैनाल का कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो कैचमेंट एरिया या कमांड क्षेत्र के मामले में देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा कैनाल इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, जब राजस्थान देखेंगे तो और विस्तार से देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, पंजाब के पड़ोसी, एक तो पंजाब उत्तर पश्चिम और पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान से घिरा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके अलावा पंजाब के उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो पंजाब के उत्तर पूर्व में। ठीक है, पंजाब के पूर्व में भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब के दक्षिण में हरियाणा। ठीक है, और पंजाब के दक्षिण पश्चिम जो ये एरिया है, यहाँ से राजस्थान। तो ये पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण जो पड़ोसी हैं, ठीक है, पड़ोसी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और राज्यों की सीमाएं भी पंजाब से लगा हुआ है। ठीक, तो ये पंजाब के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे हम देखते हैं चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब के बाद अगला आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। ठीक है, और यहाँ की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, 10 लाख से कुछ ही अधिक है सन 2011 के जनगणना के अनुसार। चंडीगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है क्योंकि पूरी तरह से यह एक प्लान्ड सिटी है, नियोजित शहर है, पूरे प्लानिंग करके इसको बनाया गया है, बसाया गया है चंडीगढ़ को। ठीक है, यहाँ पर सड़कें सीधे सपाट और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई ग्रिड सिस्टम पे आधारित सड़कें हैं यहाँ पर चंडीगढ़ में। अब बहुत ही खूबसूरत शहर है, सिस्टमेटिक सिटी है। ठीक है, चंडीगढ़ की स्वयं की राजधानी चंडीगढ़, यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, बताया जा चुका है, और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा की भी राजधानी है चंडीगढ़। अब नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा। ठीक है, भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य हरियाणा, ठीक, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग करके की गई।
यानी 1 नवंबर 1966 के पहले हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा था। ठीक है, तो पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को, नवंबर 1 1966 को हरियाणा का स्थापना किया गया। ठीक है, हरियाणा के संबंध में कुछ और जानकारी। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर, पंजाब से थोड़ा सा छोटा है हरियाणा क्षेत्रफल में। जनसंख्या 2,53,51,462, कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2,53,51,462 ये टोटल पॉपुलेशन है एज पर 2011 सेंसस हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा की जो मुख्य भाषा है हिंदी है। हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी, इसके अलावा हरियाणवी बोली इत्यादि का भी प्रयोग किया जाता है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के कुछ जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, गुरुग्राम जो कि दिल्ली से सटा हुआ एक उपनगरीय क्षेत्र ही है। यह हरियाणा का एक मुख्य औद्योगिक नगर है, वाणिज्यिक व्यावसायिक केंद्र भी है। यहाँ पर खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसका विकास बहुत ही ज़्यादा हुआ है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास गुरुग्राम में बहुत ही अधिक हुआ है। इसके अलावा फरीदाबाद एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। यहाँ पर छोटे बड़े बहुत सारे औद्योगिक इकाइयाँ लगाया गया है। फरीदाबाद जो कि हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक नगर। उसके अलावा फिर सोनीपत है, ठीक है, रोहतक है, यहाँ पर रोहतक है, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, अम्बाला, हिसार, सिरसा, ये हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं। ठीक है, तो ये हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण नगर हो गए। हरियाणा के पड़ोसी यदि हम देखते हैं तो उत्तर से पंजाब, हरियाणा के पड़ोसी में उत्तर से पंजाब, उत्तर पूर्व हिमाचल प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी सीमा बनाती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यमुना नदी सीमा बनाती है। उसके अलावा देखते हैं हरियाणा पश्चिम एवं दक्षिण से राजस्थान से घिरा हुआ है। इसके अलावा हरियाणा के पूर्वी भाग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी स्थित है। ठीक है, तो ये हरियाणा का पड़ोसी हो गया। हरियाणा का न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी हरियाणा की जो बाउंड्री है किसी भारत की किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं पड़ता है, और उसके अलावा न ही इसका कोई समुद्री सीमा है। तो ऐसे और भी बहुत सारे राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है हरियाणा। ऐसे राज्य को लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है, भू अवस्थित राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट। ठीक है, जिसका न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हरियाणा का कोई सीमा नहीं आता है, और न ही कोई जलीय सीमा है, सागरीय सीमा है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी भारत में जो भू अवस्थित राज्य हैं जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जलीय सीमा नहीं है। ठीक है, ऐसे और भी कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है। ये जो हैं वो भारत के कुछ भू अवस्थित राज्य हैं। ठीक, हरियाणा के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हरियाणा में नदी, एक तो यमुना नदी बताया जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा एक नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो हरियाणा के पश्चिमी भाग में बहती है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, राजस्थान का जो थार मरुस्थल का उत्तरी विस्तार जो हुआ है, हरियाणा के पश्चिमी भाग में, हरियाणा के पश्चिमी भाग में यह एक अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, और जब बरसात होता है, बारिश होती है, उसी समय ही इस नदी में जल प्रवाहित होती है। बाकी शेष समय यह नदी एक प्रकार से डिसअपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अब नदी तो लुप्त नहीं हो जाएगी, मतलब वहाँ पर बारिश पानी नहीं रहता, ठीक, रेत ही रहता है, पानी नहीं रहता, तो इस कारण से लगता है कि नदी है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जब बारिश नहीं होता है तो यह नदी डिसअपियर हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी सूख जाती है। कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो यह घग्गर नदी। ठीक, तो ये हरियाणा की दो मुख्य नदियां हैं। घग्गर नदी के संबंध में एक ऐतिहासिक मान्यता, कोई प्रमाण तो नहीं है, मान्यता यह है कि प्राचीन सरस्वती नदी यही घग्गर नदी है। प्राचीन सरस्वती नदी यही घग्गर नदी है, यह मान्यता है। ठीक है, तो ये हो गया घग्गर नदी। हरियाणा में जो कृषि का विकास हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी और यमुना नदी से निकाले गए जो कैनाल्स हैं और अन्य नलकूप इत्यादि और सिंचाई परियोजनाओं के कारण हरियाणा में सिंचाई का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। यहाँ पर खाद्यान्न, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का हो गया, चावल, गेहूँ इत्यादि का उत्पादन, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होता है हरियाणा। तो कृषि का विकास अधिक होने के कारण यहाँ पर कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास भी अधिक हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पर मशीनरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इनका विकास भी पर्याप्त हुआ है। तो हरियाणा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य है। ठीक, तो ये हरियाणा के संबंध में
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, ठीक है, यह भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही साथ भारत की राजधानी नई दिल्ली भी इसी के अंतर्गत आता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली दिल्ली के अंतर्गत ही आता है। तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका कुल क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 1,67,87,941, 2011 की जनगणना के अनुसार 1,67,87,941 एज पर 2011 सेंसस। ये दिल्ली की कुल जनसंख्या। अब देखिए 1483 वर्ग किलोमीटर में ही इतनी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि दिल्ली भारत का राजधानी क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र है। यहाँ जमघट बहुत ही अधिक है, जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही अधिक है। यदि जनसंख्या के घनत्व के मामले में देखा जाए तो भारत के सभी 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये महानगरीय क्षेत्र है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक है, ठीक है। यहाँ पर बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, इन भाषाओं का प्रयोग दिल्ली में किया जाता है। दिल्ली का जो राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थापना जो किया गया, ठीक है, वो 1911 को किया गया। 1911 के पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली जो शिफ्ट किया गया सन 1911 को किया गया। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1991 को एक अधिनियम पारित करके दिल्ली को एनसीटी बना दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। फिर इसे एनसीआर भी कहा गया, नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली जो है, दिल्ली और आसपास के कुछ उपनगरीय क्षेत्रों को मिला करके, ठीक है, एनसीआर बनाया गया है। जब हम प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करेंगे तब एनसीटी एनसीआर के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। दिल्ली की सीमाएं पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श करती है, यमुना नदी को पार करके आगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा दिल्ली के पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश तो है, दिल्ली के उत्तर, पश्चिम और दिल्ली के दक्षिण जो है, इन 3 ओर से दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है। एक ओर से उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग से और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से हरियाणा से घिरा हुआ है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर भी है, वाणिज्यिक व्यावसायिक केंद्र भी है, प्रशासनिक केंद्र तो है ही, ठीक है, राजधानी होने के कारण प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वाणिज्यिक औद्योगिक केंद्र भी है, ठीक है। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ भी बहुत ही ज़्यादा संचालित होती हैं। यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, बैंकिंग इंडस्ट्री, कई उद्योगों का विकास दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया दिल्ली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब आगे हम देखते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पहला राजस्थान, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा, किताबों में आपको जम्मू एंड कश्मीर मिलेगा, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया और विभाजित भी हो गया है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के रूप में। तो पांचवा अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, गुजरात हो गया है। पांचवा गुजरात, छठवां हरियाणा, गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद फिर आगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी क्रम में। तो पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा कौन सा है? गुजरात, कर्नाटक, उसके अलावा आगे कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी क्रम में है, ठीक है। तो इस तरह से ये राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान के संबंध में। और आगे देखते हैं राजस्थान के जो पड़ोसी हैं, राजस्थान के पड़ोसियों में सबसे पहला राजस्थान उत्तर
जो उत्तरी सीमा है पंजाब के साथ स्पर्श करती है, ठीक है, उत्तर पूर्व से। फिर उसके अलावा उत्तर पूर्व से हरियाणा से सीमा स्पर्श करती है। पूर्व में, राजस्थान के पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और इस तरह से दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, ठीक है, और राजस्थान के दक्षिण में गुजरात, एवं राजस्थान के पश्चिमी भाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान का, ठीक है, भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक। तो ये हो गया राजस्थान की सीमाएं। अब राजस्थान के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते जाते हैं आगे। राजस्थान में बहने वाली नदियाँ, तो राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो चंबल नदी है, ठीक है। महत्वपूर्ण नदियों में से एक चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम वैसे मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में मऊ में होता है, ठीक है। वहाँ से वो आगे बढ़ते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है चंबल नदी। चंबल नदी में बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। सिंचाई इत्यादि कार्य के लिए, बिजली उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इनमें एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, यह चंबल नदी पर राजस्थान में कोटा के पास में बनाया गया है। कोटा के पास में कोटा बैराज भी बनाया गया है। इनसे सिंचाई इत्यादि कार्य किया जाता है, ठीक है। चंबल नदी के सहायक नदी है एक बनास नदी, ठीक है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। इसके अलावा अन्य नदियों में देखते हैं तो लूनी नदी है, ठीक है। राजस्थान में सामर झील के पास में लूनी नदी का उद्गम होता है, जो इस तरह से सामर झील से दक्षिण की तरफ बहती है और गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में जाकर के वह रन ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में जाकर के वह विलय कर जाती है। वहाँ पर जाकर के वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, यानी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती लूनी नदी, वो कच्छ के रण में ही विलय हो जाती है लूनी नदी। यह मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने वाली नदी है। तो जब सूखा मौसम होता है तो ये नदी भी सूख जाती है, ठीक है। एक और नदी यहाँ पर जो बहुत ही कम दूरी तक बहती है राजस्थान में, साबरमती नदी। साबरमती नदी गुजरात की मुख्य नदी है। जब गुजरात देखेंगे तो और विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो साबरमती नदी बहुत ही कम दूरी तक राजस्थान में बहती है। राजस्थान में स्थित झीलों में महत्वपूर्ण है सांबर झील। सांबर झील यहाँ पर देखिए, यह सांबर झील एक खारे पानी का झील है, ताज़े पानी का झील नहीं है, खारे पानी का झील है। अब भारत के खारे पानी के झीलों में ऐसे चिल्का झील तो सबसे बड़ी झील है, लेकिन चिल्का झील एक लैगून झील है, यानी समुद्र का कुछ हिस्सा मुख्य भूमि के अंदर में घुस गया है, ठीक है। और इस तरह से एक लैगून झील के रूप में है चिल्का झील। यदि हम आंतरिक झीलों में देखते हैं तो भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील सांबर झील ही है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, ठीक है। तो सांबर झील के अलावा यहाँ पर और भी झीलें हैं। पुष्कर के पास में पुष्कर झील है, अजमेर के पास में पुष्कर, पुष्कर के पास में पुष्कर झील। उसके अलावा डिडवाना झील, लुनकसार झील, ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं राजस्थान के, ठीक है। अब आगे देखते हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नगर। इसमें राजधानी जयपुर, ठीक है। जयपुर का ऐतिहासिक महत्व भी है। यहाँ बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, ठीक है। अब बहुत ही खूबसूरत शहर है जयपुर, ठीक है। उसके अलावा अजमेर है। अजमेर के अलावा उदयपुर, उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का नगर। यहाँ पर बहुत सारे झील भी हैं उदयपुर में। इसके अलावा कोटा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण नगर है। राजस्थान में कृषि का विकास यदि हम देखते हैं तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा जल लेने वाले फसलों का उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि शुष्क फसलों का उत्पादन अधिक होता है। शुष्क कृषि यहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है और इसी कारण यहाँ पर शुष्क फसल में खास करके मोटे अनाज के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान मोटे अनाज के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ पर ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, इन फसलों का उत्पादन पर्याप्त होता है। साथ ही साथ राजस्थान में जैसे कि बताया गया, पंजाब जब देख रहे थे उस समय बताया गया कि ब्यास और सतलज नदी के संगम हरिके में एक बैराज बना करके इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। तो इंदिरा गांधी नहर जो कि हरिके से निकाल करके, ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार मरुस्थलीय क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, इससे राजस्थान में पर्याप्त सिंचाई का विकास हुआ है और एक प्रकार से राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्रांति आ गई है। इसे हम विज्ञान की, टेक्नोलॉजी की, ठीक है, इंजीनियरिंग का एक महान देन कहेंगे कि मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में नहर बना करके सिंचाई कार्य किया जाता है और
एक साल में 2-2 फसलें तक भी लिया जा रहा है राजस्थान के इस मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान में राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई कार्य का पर्याप्त विकास हुआ है। ठीक है, तो कृषि के संबंध में इतना। अब औद्योगिक विकास देखते हैं, तो राजस्थान में औद्योगिक विकास भी पर्याप्त हुआ है। खास करके जो खनिज आधारित उद्योगों का विकास यहाँ पर पर्याप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे खनिजों की उत्पत्ति भी होती है, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, चूना पत्थर हो गया, और आजकल पेट्रोलियम का उत्पादन भी राजस्थान में, खास करके बाड़मेर क्षेत्र में, राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। ठीक है, राजस्थान पेट्रोलियम के मामले में धीरे धीरे अग्रणी होती जा रही है। ठीक है, तो राजस्थान में पेट्रोलियम का उत्पादन भी बहुत ही अधिक हो रहा है। तो औद्योगिक विकास भी तेज़ी से होता जा रहा है। राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए खास करके प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख नगर है जयपुर, उदयपुर, अजमेर, ठीक है, उसके अलावा जो थार मरुस्थलीय क्षेत्र है, और राजस्थान में कुछ और भी जैसे नेशनल पार्क्स हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव बर्ड सेंचुरी जो पक्षी अभ्यारण्य है केवलादेव, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, ये कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जो कि पर्यटन का एक बहुत बड़ी संभावना उत्पन्न की हुई है, और पूरा राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। यहाँ पर पर्यटन उद्योग भी एक मुख्य उद्योग के रूप में है। ठीक है, राजस्थान। तो यहाँ पर राजस्थान के संबंध में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य तथ्यों में देखेंगे अरावली पहाड़ी के बारे में। राजस्थान की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है अरावली पहाड़ी, जो कि विश्व के प्राचीनतम पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है। जब भारत के रिलीफ फीचर देखेंगे उच्चावच, तब हम अरावली पहाड़ी के बारे में और विस्तार से देखेंगे। ठीक है, अरावली पहाड़ी के पास में ही माउंट आबू है, आबू पहाड़ी, माउंट आबू। अब माउंट आबू के पास में, माउंट आबू में ही एक पीक है, एक चोटी, गुरु शिखर। गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह अरावली पहाड़ी एवं संपूर्ण राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। 1722 मीटर ऊंचाई है गुरु शिखर की। ठीक है, तो ये राजस्थान के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो आज हमने देखा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं राजस्थान के बारे में। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के बारे में संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।